इस वीडियो में हम आदिकाल के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब पेपर में पूछे गए हैं और इसी तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सबका आंसर भी है इसमें, लेकिन मैंने सबका आंसर सबसे लास्ट में लिखा है। आप लास्ट में अभी आप बनाते चलना और सबका आंसर आप लास्ट में एक बार मैच कर लेना, कितना आपका सही बन रहा है, कितना आपका गलत बन रहा है, कौन सा सवाल आपका गलत हो गया उसको आप एक बार फिर से देख लेना। तो देखो, पहला सवाल है इसमें, यह है आचार्य शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? ए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बी, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। सी, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती थी या मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए। अब बताओ इसमें कौन सा कथन सही है? पूछा हुआ है, सवाल आ चुका है, 13 नवंबर 2020 वाले पेपर में पूछा हुआ है। अब आपको इसका आंसर बनाना है। देख लो सवाल, आप अच्छे से रोक करके देख लेना, पॉज करके देख लेना और इसका आंसर बना लेना। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, दब साहब प्यास को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? भररुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने, माइल धवल ने। सीधा सा सवाल यही है कि दब साहब प्यास किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है, बहुत बार इससे सवाल पूछा जा चुका है। यह भी 13 नवंबर 2020 में ही पूछा हुआ है। देखो, 13 नवंबर 2020 में 2 सवाल हो गए। अगला सवाल क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के बारे में की है? बिहारी, विद्यापति, रसखान और मलुकदास। यह सवाल भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है। यह भी 13 नवंबर 2020 का ही है। 3 सवाल हो गए 13 नवंबर 2020 में। अब देखो अगला सवाल, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास शुक्ल जी, द्विवेदी जी या रामविलास शर्मा का? यह भी 20 में ही पूछा हुआ है। 4 सवाल हो गए 20 में, 13 नवंबर 2020 में। शुक्ल जी का कथन है, देख लेना आप, आंसर मैच कर लेना, नीचे लिखा होगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा, किसी का भी आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बनाना है। लास्ट में मैच करना है कि कौन सा सवाल आपका सही है, कौन सा सवाल गलत है। जो गलत हो उसको आप एक बार फिर से देख लेना। सवाल है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना। यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से सवाल आ गया है। शुक्ल जी हैं, द्विवेदी जी हैं, रामकुमार वर्मा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है तो शुक्ल जी का है, लेकिन आप आंसर मैच कर लेना। यह भी 13 नवंबर 2020 में 5 सवाल हो गए 13 नवंबर 2020 में। अगला सवाल देखो, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है? यह भी पूछा हुआ है। कागा तरुअड़ पंच बिड़ाल लुइपा की कविता है, उसमें पंच बिड़ाल का जिक्र है। पंच बिड़ाल में कौन सा शामिल नहीं है यह आप देख लेना। यह भी 13 नवंबर 2020 में ही पूछा हुआ है। 6 सवाल हो गए 20 में। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय काल विभाजन से है या साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से भी सवाल आ गया, काल विभाजन से भी आ गया। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? गिरियर्सन का है, आप देख लेना। मिश्रबंधु है, गिरियर्सन है, रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है। यह भी 13 नवंबर 2020 का है। 7 सवाल हो गए, 6 सवाल हो गए। जो
13 नवंबर 2020 में पूछे गए हैं। उसके बाद आप देखो, गोड़ी सोबे शेष पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रहन गई चौदेश, अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? आपको मालूम ही होगा, फिर भी आप देख लेना। अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। 3 आंसर है इसका। यह भी 13 नवंबर 2020 का है। 6 से 7 सवाल 13 नवंबर 2020 में पूछे गए हैं आदिकाल से। इतिहास लेखन से आ गया है, काल विभाजन से आ गया है। तो आदिकाल को तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, काल विभाजन की समस्या, नामकरण की समस्या, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उसके बाद हिंदी के पहले कवि, फिर धार्मिक साहित्य है, फिर राष्ट्र साहित्य है, फिर लौकिक साहित्य है। ऐसे ही हम आदिकाल को बांट करके पढ़ते हैं। इसी तरह से आप बांट करके पढ़ना, नहीं तो आप फंस जाओगे कि कहाँ से पढ़े कहाँ खत्म करें। जब आप इसको बांट देते हो अलग अलग खंडों में, तो आप एक सीटिंग में, एक दिन में आदिकाल खत्म कर दोगे। और जब इस तरह से डिवाइड करके नहीं पढ़ोगे तो 10 दिन हो जाएगा, आप फंसे रह जाओगे आदिकाल में। अगला सवाल क्या है? नगर वाहिनी डोंबी तोरी कुड़िया छई किसकी पंक्ति है? देख लेना आप, कणापा की पंक्ति है। 13 नवंबर 2020 और जुलाई 2018। 13 नवंबर में 2020 में भी है, यह पूछा हुआ है, और 18 में भी पूछा हुआ है। देखो 13 नवंबर 2020 में कई सवाल पूछे गए, चूंकि उस समय मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में पेपर होता था, तो दोनों शिफ्ट का मिला करके शायद लिखा होगा ये। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? देखिए ऊपर भी था, यहां भी है, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। कहने का मतलब 2 कवि ऐसे हैं जिनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। एक है विद्यापति, दूसरे हैं अमीर खुसरो। कि विद्यापति के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। अब मैं एनटीए से कहना चाहूंगा कि आप इन दोनों को छोड़कर आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पूछ लो, यानी चंद्रवरदाई से भी पूछ लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई के बारे में क्या कहा है। आप ऐसे पूछ लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो काव्य के बारे में क्या कहा है। आप जो बार बार खुसरो और विद्यापति से ही सवाल पूछ रहे हो, आप उनसे भी पूछ लो। आप ऐसे भी पूछ लो कि सिद्धों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, नाथ पंथियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। ऐसे भी सवाल पूछो आप। 2 ही कवि से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सवाल आना चाहिए कि चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आप देख लेना ऑप्शन में क्या है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, सही है। बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनमें उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था, गलत है। उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। देख लेना है कौन सा है कौन सा नहीं है। इनकी पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध है, ये तो सही ही है। तो जिसमें सी नहीं है तो इसका ए ही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता, ये भी 13 नवंबर 2020 का है। दोनों शिफ्ट का मिलाकर है मेरे ख्याल से। इसमें हेमचंद्र की रचना है द्वयाश्रय काव्य, याद रखेंगे। इसी में कुमारपाल चरित नाम का प्राकृत का एक अंश है। मूल रचना का नाम द्वयाश्रय काव्य ही है। अगला सवाल देखो, ये भी 13 नवंबर 2020 का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? इतना सरल सवाल है ये। नाथों की संख्या 9 ही है, चाहे किसी के भी अनुसार हो। अगला सवाल है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताओ। इसको आप ऐसे याद कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। कोडिंग आप लिख लो, सरल सबक 2, सरल सबक 2, सर से है सरहापा, 769 ईस्वी है।
उसके बाद है ल से है लुईपा, 773 ईस्वी है। सब से है शबरपा, 780 ईस्वी है। क से है कणहपा, 820 ईस्वी। और 2 से डोंभिपा, 840 ईस्वी। सरल सबक दो, एक कोडिंग आप याद रखना, सरल सबक दो। जितने भी कवि हैं सिद्ध साहित्य के, उसका क्रम आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल सिद्ध साहित्य के ही कवियों का नाम नहीं है, इसमें अब्दुल रहमान का भी नाम डाल दिया है और जैन कवि पुष्पदंत का भी नाम डाल दिया है। तो ये सब तो बाद के ही है ना, पहले तो सिद्ध ही है। तो आप पहले 2 सिद्ध को भी पहले रख देते हो तो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो सरहपा और लुईपा कहाँ पे है, तो सरहपा है, लुईपा है, पुष्पदंत है, उसके बाद अब्दुल रहमान, अदहमान उसी को कहते हैं, अब्दुल रहमान को ही। तो अगर आपने सरहपा लुईपा को भी पहले रख लिया तो आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सिद्ध साहित्य के कवि ही आएंगे, जैन तो बाद में है। और अब्दुल रहमान तो संदेश रासक में, ये तो वीर काव्य परंपरा में चले जाते हैं, तो आपका बन जाएगा। इसके लिए भी कोडिंग है, जैन कवियों के नामों की भी कोडिंग है, मैं लिख ही देता हूं, आप याद कर लेना। कोडिंग है जो स्वयं देव पर पुष्प चढ़ाओ वे तो धन मिलेगा। जो स्वयं देव पर पुष्प चढ़ाओगे तो धन मिलेगा। उसके बाद है हे राम मेरे श्री हरि, हे राम मेरे श्री हरि। जो स्वयं देव पर पुष्प चढ़ाओगे तो धन मिलेगा, हे राम मेरे श्री हरि। अब देखो इसमें नाम कौन कौन से, जो से जो इंदु है, स्वयं से स्वयंभू है, देव से देवसेन, पुष्प से पुष्पदंत, धन से धनपाल। 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। हे से हेमचंद्र, राम से मुनि राम सिंह, 5 2 7 हो गए। मेरे से मेरुतुंग, 8 हो गए। श्री से है श्री लक्ष्मीधर, उसके बाद है हरिसेन, तो ये सारे कवि हैं जैन कवि। जो स्वयं देव पर पुष्प चढ़ाओगे तो धन मिलेगा, हे राम मेरे श्री हरि। तो इस कोडिंग को आप याद करना, सभी जैन कवियों का नाम आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पंडित सल सतवा खाने देही बुद्ध वसंत न जाने, बहुत फेमस पंक्ति है, सरापा की है। 19 में भी है, 18 में भी, दिसंबर 18 और दिसंबर 19 दोनों में यह पंक्ति पूछी, बहुत फेमस पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। पंडित सल सतवा खाने देही बुद्ध वसंत न जाने। पंडित सकल शास्त्रों का बखान तो करता है, लेकिन वह ईश्वर उनके शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर ही है, यह बात वह नहीं जानता है। देही बुद्ध वसंत न जाने, बुद्ध ही इनके लिए इष्ट थे। तो बुद्ध को आप परमात्मा भी कह लो, ज्ञान भी कह लो, कुछ भी कह लो, सारे बुद्धिस्ट ही थे, तो बुद्ध को ही अपना इष्ट मानते थे। 12 बरस ले कुकुर जीवे, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 14 या 16 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, तो जगनी की है, देख लेना आप। यह भी 18 और 19 में दिसंबर वाले पेपर में पूछा हुआ है। बर कौशल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। जब हम अपरूप की बात करते हैं, बच्चन सिंह ने लिखा है विद्यापति के बारे में, विद्यापति अपरूप के कवि हैं। तो जब अपरूप का हम एग्जाम्पल देते हैं, अपरूप, तो उनकी अपरूपता का एग्जाम्पल इसी पंक्ति से दिया जाता है। बड़ कौशल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। बड़ कौशल तु राधे, हे राधे तुम्हारे अंदर बड़ी कुशलता है। और कुशलता क्या है, किनल कन्हाई लोचन आधे, यानी आपने आधी नजर से देख कर कान्हा को खरीद लिया। खरीदने का मतलब अपने वश में कर लिया। जैसे नायिका तिरछी नजर से, आधी नजर से
किसी नायक को देखती है और नायक उसके वश में हो जाता है, वैसे ही राधा कृष्ण जी को, कान्हा को ऐसे आधी नजर से देखती है और कान्हा उनके वश में हो जाते हैं। तो बड़ कौशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, कान्हा को खरीद लेती है आधी नजर से देखकर। अब है आगे, बच्चन सिंह ने अपरूप का कवि कहा है विद्यापति को। विद्यापति की ही पंक्ति है, जाति ओछा पाती ओछा, ये तो रैदास की पंक्ति है, आप सभी जानते हैं। दिसंबर 2019 में पंक्ति पूछी गई। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी के कौन से कथन है? देखिए सवाल आया हुआ है। मैं जो अभी कह रहा था कि एनटीए को इस तरह से भी सवाल पूछना चाहिए कि सिद्धों के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, चंद्रवरदाई के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, रासो काव्य के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। तो सिद्धों से रिलेटेड सवाल आ गया है। यह है दिसंबर 2019 में। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही है, कथन सही है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला, यह भी सही है। दोनों तो एक ही जगह से निकले हुए हैं, सब बुद्धिस्ट ही हैं। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल सही है। क्या है? कथन सही है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, यह तो गलत है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये तो सही है। नाथपंथ सिद्धों की, ये ठीक, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ए और सी इसका आंसर होगा, पहला ही जो है वह सही है। सिद्धों की परंपरा से नहीं, बुद्धिस्टों की परंपरा से, वज्रयान शाखा से दोनों निकला हुआ है। तो देखो कैसे फंसा रहा है। 3 नाथ ऐसे हैं जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी है। नाच, जलंधर, सिद्ध, नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधर नाथ, ये 3 नाथ ऐसे हैं जो नाथ भी हैं और सिद्ध भी हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एनटीए को पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में से वे कौन कौन से नाथ हैं जो सिद्ध की परंपरा में भी आते हैं। तो नागार्जुन है, चरपटनाथ है और जालंधर नाथ है। हम लोग याद करते थे नाच, जलंधर, सिद्ध। सिद्ध का मतलब है कि ये सिद्ध भी है, नाथ भी है और सिद्ध भी है। तो नाच, जलंधर, सिद्ध। नाच में 2 नाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, और जलंधर तो है, तो आप याद रखना। अगला सवाल, शब्दानुशासन बहुत फेमस रचना है, आप जानते हैं। किस तरह का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है, ज्योतिष तो है नहीं, व्याकरण ग्रंथ है। यह भी दिसंबर 2019 में पूछा हुआ है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, शुक्ल जी का कथन है। वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है इनकी रचनाएं। शुक्ल जी का कथन है, दिसंबर 2018 में पूछा हुआ है। नौलखपत्री आचे, गोरखनाथ की पंक्ति है। नौलखपत्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल्ले जोगी नाचे जब अंतरी बसे भंडारा। बहुत फेमस पंक्ति है, दिसंबर 2018 में पूछी गई है, आप याद कर लेना। बजिए घोर राम चौहान चौहदीसी, बजिए घोर निशान राम चौहान चौहदीसी। पृथ्वीराज चौहान के नाम का डंका, यश का डंका जो है चारों दिशाओं में गूंज रहा है, यही इसका अर्थ। बजिए घोर निशान राम चौहान चौहदीसी, यानी पृथ्वीराज चौहान के नाम का डंका चारों दिशाओं में बज रहा है। पृथ्वीराज का है, तो अब देख लेना, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। दिसंबर 2018 में सवाल पूछा हुआ है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, अब यहाँ पे देखो क्या है, प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? जुलाई 2018 में सवाल पूछा हुआ है, देख लेना आप इसको। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची अपभ्रंश में, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? आंसर बना लो, लास्ट में मैच कर लेना। कागा तलवर पंच विडाल देखो, 20 में भी है, अभी भी है और 22 में भी है। 22 में भी यह सवाल पूछा हुआ है, मतलब यह पंक्ति ऐसी है जिससे बराबर सवाल पूछा जाता है, तो आप याद कर लेना। जुलाई 2018 में पूछा हुआ है। कागा तलवर पंच विडाल, लुइपा कालू भालू हम लोग याद करते थे। कागा तलवर पंच विडाल, तो यहाँ कागा है, कागा तो काला ही होता है,
तो यहाँ से का ले लेते थे, कवि का नाम लू है तो कालू कर दिया। भालू याद करते थे, भा से भाव न हो या भाव न जाए, तो भाव न जाए या भाव न जाए वाली पंक्ति हो वह भी लुईपा की है, भालू। वहां से हमने भा ले लिया, कवि का नाम लुईपा है, लू ले लिया, भालू कालू भालू हम लोग याद करते थे। कालू का मतलब कागा तरुवर पंच विराट लुईपा, भालू का मतलब भाव न हो या भाव न जाए लुईपा। अब ये है कड़वा बोल न बोलिस नारी, किसकी पंक्ति है? कन्हप्पा, लुईपा, नरपति नाल्हा, सरहप्पा। नरपति नाल्हा विशलदेव रासु, आप याद करो, विशलदेव रासु की नायिका राजमती। राजमती बहुत मुंहफट स्त्री है। नामवर सिंह ने इसी तरह से कुछ कहा है उनके बारे में कि जो सबसे मुंहफट स्त्री है आदिकाल की या रासो साहित्य की, वह राजमती ही है। इसी टाइप का कोई कथन है, अगर इस तरह से कोई कथन आपको पेपर में टकरा जाए तो नामवर जी को टिक करना। शादी करके आती है, पत्नी को ताना मार देती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुमसे ज्यादा अमीर तो तुम्हारा पड़ोसी है। अब नायक इस बात से नाराज होकर के चले जाते हैं कमाने के लिए। अब 12 वर्ष तक प्रदेश रहते हैं। अब 12 वर्ष के दौरान जो नायिका की दशा है वही आपको विशलदेव रासु में पढ़ने को मिलता है। जब वह लौट करके आता है 12 वर्ष के बाद, तो फिर ताना मार देती है कि तुमने व्यापार तो घी का किया, लेकिन साधारण वस्तु की तरह, इसी तरह की पंक्ति है। कहने का मतलब यही है कि तुमने मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह तो किया, लेकिन मेरे साथ रहने का तुम्हें सौभाग्य नहीं मिला। मेरा जोबना न मेलना भयोय गुलाल गोरखनाथ की पंक्ति बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है, जगह जगह पूछी जाती है। तो इसे आप याद कर लेना, 18 में भी और 17 में भी, जनवरी 17 जुलाई 18 दोनों में यह पंक्ति पूछी गई। घोड़ा दारे चंदमणि जिमु जोई करे परम महासुवेशु करे दूर ऐसे सरे, यह तो हाल फिलहाल भी पूछी गई है। पूछा है कि इसमें जो परम महासु है, महासु क्या है? तो यह महामुद्रा का तत्सम रूप है। प्रज्ञा और उपाय से, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासु की दशा की प्राप्ति होती है। शुक्र जी ने यह बात कही है। सिद्धि प्राप्ति हेतु तो स्त्रियों का भोग आवश्यक है, यह भी इसके बारे में है। महामुद्रा को ही महासु या महासु को ही महामुद्रा कहा जाता है, महासुखवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्रियों का भोग आवश्यक है। क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है देखो। ठीक है, महासु महासु का ही तत्सम रूप है। ब्रजरियादियों का प्रभाषिक शब्द है कि ठीक है, ये भी है। प्रज्ञा और योग से महासु की दशा संभव है, शुक्र जी का ही कथन है। निर्माण प्राप्ति में बाधक है, यह गलत है, बाकी तीनों सही है। निर्माण प्राप्ति में बाधक नहीं है, सिद्धों की निर्माण प्राप्ति का साधक ही था ये महामुद्रा। उसकी साधना पद्धति का मूल आधार महामुद्रा ही है। तो ए बी सी है, डी नहीं है उसमें, ए बी सी तीसरा आंसर है, 18 में पूछा हुआ है। अब है सवाल, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासु के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। इसको आप देख लेना, 28 नंबर का सवाल है। इसका आंसर आपको देखना है नीचे सबसे लास्ट में, जब जहां पे आंसर लिखा हुआ है। नवंबर 2017 में पूछा हुआ है। अगला सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में मिलता है? कीर्तिलता कीर्ति पताका है तो कीर्ति पताका में। कीर्तिलता कीर्ति पताका देखो दोनों रचना का नाम दे दिया। अब यहाँ फंसाएगा, विद्यापति की ही रचना में है, लेकिन कीर्ति पताका में है कि कीर्तिलता में है, अब यह देखना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप आंसर देख लेना नीचे। नवंबर 2017 में पूछा हुआ है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि किस रचना में इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का अभिप्राय देखो। महामुद्रा तो बहुत ही फेमस है, महामुद्रा से आपको याद होना ही चाहिए जो भी पूछा जाता है, सारे पॉइंट्स। महामुद्रा को आप अच्छे से समझ लो। सिद्ध साहित्य को पढ़ने का मतलब है कि महामुद्रा का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। इसका एकमात्र आंसर 3 है।
टोटल सवाल कितने 30 है। 30 का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ, देख लो, आप मैच कर लेना, रोक करके आप एक बार इसे मैच कर लो, मिला लो, फिर आप पीछे चले जाना, देख लेना कौन सा आपका जो गलत है उसको आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, बना लेना। इसे आप बना लो। मैं एक चीज आपको समझा देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वह है महामुद्रा। महामुद्रा, इसे ही महासुख या महासुख बाद कहा जाता है। 2-3 बातें आप याद रखना। सिद्धि प्राप्ति हेतु, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का भोग आवश्यक है। यह महामुद्रा या इन तीनों का बेसिक अर्थ है। शुक्ल जी ने क्या कहा? प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। ये शुक्ल जी कहते हैं। दूसरी बात शुक्ल जी की ही है। शुक्ल जी कहते हैं इसे ईश्वरत्व आनंद ही समझिए। जो महामुद्रा है या महासुखवाद है, इसे आप ईश्वरत्व आनंद ही समझिए। तो 3 बातें फिलहाल आप महामुद्रा से रिलेटेड रख जाइए। महामुद्रा बहुत फेमस टर्म है, बराबर सवाल इससे पूछा जाता है, आने वाले समय में भी आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है 6 जनवरी को जो पेपर है उसमें भी आपसे यहाँ से सवाल पूछ ले। तो मैं अभी 6 जनवरी तक लगातार आपको अभ्यास कराता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़ जाना और लोगों को भी जोड़ना, ताकि उनका भी अभ्यास होता रहे। जहाँ तक संभव है 6 जनवरी तक मैं आपको कुछ न कुछ देने का प्रयास जरूर करूँगा, जिससे आपका पेपर में फायदा हो, उसका लाभ आपको पेपर में मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो।